आज हम आप लोगों को प्रतिरक्षा अथवा इम्यूनिटी अर्थात संक्रमण के विरुद्ध शरीर कैसे बचाव करता है इसके बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिरक्षा क्या है या इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा अथवा इम्यूनिटी कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे ही प्रतिरक्षा कहते हैं अथवा अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर पर अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव आक्रमण करते रहते हैं, जैसे विषाणु या वायरस, जीवाणु या बैक्टीरिया, कवक अथवा इसे अंग्रेजी में फंजाई कहते हैं, और प्रोटोजोआ से कुछ परजीवी जंतु यानी प्रोटोजोआ संघ के कुछ परजीवी जंतु भी हमें बीमार करते हैं। तो ये सूक्ष्मजीव किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमें बीमार करते हैं, या कह लीजिए कि विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं। तो इन्होंने तो अपना काम कर दिया, यानी इन्होंने तो रोग पैदा करने के लिए आक्रमण कर दिया, लेकिन इनके संक्रमण से बचने के लिए, इनके आक्रमण से बचने के लिए हमारे शरीर में एक रक्षा तंत्र होता है, या कहें तो हमारे शरीर में इनके खिलाफ लड़ने की एक क्षमता होती है। उसी क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। अर्थात मैंने बताया कि रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो प्रतिरक्षा के प्रकारों को देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। जो प्रतिरक्षा होती है हमारे शरीर में, ये दो प्रकार की होती है। पहली सहज प्रतिरक्षा अथवा इसे अंग्रेजी में इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है, और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा अथवा इसे ही अंग्रेजी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सबसे पहले सहज प्रतिरक्षा अथवा इनेट इम्यूनिटी को समझ लेते हैं। तो यह शरीर की अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। अविशिष्ट या अंग्रेजी में कहें तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, या नॉन स्पेसिफिक प्रतिरक्षा क्षमता होती है जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। मतलब ये ऐसी इम्यूनिटी है या ऐसी प्रतिरक्षा है जो हमें जन्म से ही मिलती है। यह प्रतिरक्षा बाहर से आने वाले रोगाणुओं को प्रवेश नहीं करने देती है। रोगाणु मैंने बताया था, जो विषाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो कवक होते हैं, प्रोटोजोआ के जो खुद यानी जो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जो रोग पैदा करते हैं, रोगाणु कहलाते हैं। तो रोगाणुओं को प्रवेश नहीं करने देती है। कहने का मतलब ये प्रतिरक्षा क्या करती है कि इन सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में जाने से रोकती है। अब सवाल है कि कौन कौन से स्तर हैं, कौन कौन से जगहें हैं जहाँ पर रोकती है। तो सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये दो स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करती है या सुरक्षा देती है। मतलब सहज प्रतिरक्षा को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रथम रक्षात्मक स्तर या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अथवा इसे ही शारीरिक अवरोध या फिजिकल बैरियर कहते हैं। और फिर सुरक्षा का दूसरा स्तर है, इसे कोशिकीय अवरोध या स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहा जाता है। दूसरे स्तर को क्या कहते हैं? कोशिकीय अवरोध या स्वाभाविक स्तर कहते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हो जाएगा। तो इन दोनों में से यदि प्रथम रक्षात्मक स्तर या फिजिकल बैरियर को देखा जाए तो इसमें शरीर का बाहरी आवरण जो होता है और अंगों का भीतरी स्तर ये आता है। यानी रोगाणुओं के प्रवेश के लिए ये दोनों अभेद का काम करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत जो हमारे शरीर की त्वचा है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये रोगाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देती है। त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन रोगाणुओं को शरीर में नहीं घुसने देती है या सूक्ष्म जीवों को नहीं जाने देती है। यदि देखा जाए कि कौन कौन से रोगाणुओं के स्तर को रोकता है तो अतिसार, हैजा, प्लेग, पोलियो, गलसुआ, खसरा, सुजाक आदि रोगों को फैलाने वाले रोगाणु जो होते हैं इनको शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, या इनको शरीर में प्रवेश नहीं करने देता है, घुसने नहीं देता है। तो इन रोगों के रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है। जो ये रोग हैं इनके रोगाणुओं को अंदर नहीं जाने देता है। चलिए अब जानते हैं कि ये कैसे रोकते हैं, यानी रोगाणुओं को कैसे अंदर नहीं घुसने देते हैं। मतलब इसमें रक्षात्मक प्रोसेस क्या चलती है, कैसे रक्षा करते हैं। तो पहला है इसके अंतर्गत भौतिक शारीरिक अवरोध या फिजिकल बैरियर। तो इसमें सबसे पहले है त्वचा। त्वचा शरीर का रक्षात्मक आवरण बनाती है। जो हमारी त्वचा है पूरे शरीर की, ये शरीर का रक्षात्मक आवरण बनाती है। बता दें कि त्वचा के बाहरी स्तर में केराटिन नामक दृढ़ तंतुमय प्रोटीन जमा होती है। जो त्वचा का बाहरी स्तर होता है इसमें केराटिन नामक प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो जल रोधी और जीवाणु रोधी होती है। जो केराटिन नामक प्रोटीन होती है
ये जलरोधी और जीवाणुरोधी होती है, जो रोगाणुओं और विषैले पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने नहीं देती। जो रोगाणु होते हैं और जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको शरीर में नहीं जाने देती है। फिर है फिजिकल बैरियर में दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो आहार नाल, श्वसन और मूत्र जनन पथ की म्यूकस मेम्ब्रेन है, इससे म्यूकस स्राव होता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इससे म्यूकस निकलता है, म्यूकस का स्राव होता है, जिससे बैक्टीरिया अंदर नहीं घुस पाते हैं। मतलब बैक्टीरिया इसी स्राव में फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही आहार नाल की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, यह भी सूक्ष्म जीवों को अंदर नहीं जाने देती है। कैसे? तो हम सभी जानते हैं कि आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक होती है। अब यदि मुख गुहा की बात की जाए तो मुख गुहा के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस स्रावित होता है, जिसमें धूल के कण और बैक्टीरिया या जीवाणु कह लीजिए, ये सब फंस जाते हैं और थूक के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ऐसे ही आंत में मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अब यदि श्वसन पथ की बात की जाए तो श्वसन पथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ इस मेम्ब्रेन से तरल पदार्थ भी निकलता रहता है। यानी मेम्ब्रेन से तरल पदार्थ निकलता है जो धूल के कणों और बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देता है। हम लोग जानते हैं कि नाक में छोटे छोटे से बाल होते हैं जो बाहरी सूक्ष्म जीवों को अंदर नहीं जाने देते हैं, और यदि फिर भी चले गए हैं तो वहीं पर म्यूकस स्राव भी होता रहता है। उसी म्यूकस स्राव में वो फंस जाते हैं, इसके बाद बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसी तरह से हमारी आँखों की जो कार्निया होती है, इसमें भी अश्रु ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और अश्रु ग्रंथियों के आंसुओं के साथ धूल के कण और जो बैक्टीरिया होते हैं, ये सब बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो ये हुआ कुल फिजिकल बैरियर। अब यदि केमिकल बैरियर को देखा जाए, फिजिकल बैरियर मैंने बता दिया, अब अगर केमिकल बैरियर को देखा जाए तो त्वचा तथा म्यूकस मेम्ब्रेन से कुछ ऐसे तरल रासायनिक पदार्थ भी स्रावित होते हैं, या कुछ ऐसे तरल रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, यानी रोग के अणुओं को खत्म करते हैं। जैसे त्वचा की तेल और श्वेत ग्रंथियां जो हैं, त्वचा पर रोगाणुओं की वृद्धि को रोकती है, यानी इनसे निकला स्राव जो रोगाणु होते हैं उनकी वृद्धि को रोकता है। ऐसे ही लार में लाइसोजाइम होता है जो भोजन में पहुंचे जीवाणुओं अथवा बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और आमाशय में जठर रस के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल जो होता है, ये भी रोगाणुओं को नष्ट करता है। नेत्र में जो लाइक्राइमल ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनसे स्रावित अश्रुओं में लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यानी जो हमारे नेत्र होते हैं इनमें लाइक्राइमल ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन्हीं ग्रंथियों से अश्रु स्रावित होते हैं, आंसू निकलते हैं। तो इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है और आँखों की रक्षा करता है। इसी तरह से नासा स्राव और कान में भी स्राव होते हैं जिनमें लाइसोजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो ये कुछ केमिकल बैरियर्स थे जो हमारे अंदर रोगाणु को जाने से रोकते हैं। अब है प्रतिरोगाणु पदार्थ, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को समझ लेते हैं। तो इनका काम तब होता है जब रोगाणु त्वचा या श्लेष्मिका को भेद कर हमारे ऊतक द्रव या रुधिर में पहुंच जाते हैं। मतलब जब बाहरी बैरियर में जो फिजिकल वाला बैरियर है, जो केमिकल वाला बैरियर है, ये काम नहीं कर पाता है, तो ये अपना काम करते हैं। ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो इंटरफेरेंस और ट्रांसफेरेंस होते हैं। इसमें जो इंटरफेरेंस है ये क्या होता है? तो जब वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं ऊतक द्रव में विशेष प्रोटीन्स जो होती है उसका स्राव करने लगती हैं, यानी वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं वो ऊतक द्रव में विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का स्राव करने लगती हैं, तो उसे ही इंटरफेरेंस कहा जाता है। यानी उसी प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं। तो ये शरीर की अन्य कोशिकाओं को वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती हैं। मतलब जहाँ पर विषाणु या वायरस अटैक करते हैं जिन कोशिकाओं पर, वहाँ पर एक विशेष तरीके की प्रोटीन निकलती है या बनती है जिसे इंटरफेरेंस कहा जाता है, और यही प्रोटीन शरीर में दूसरी कोशिकाओं को वायरस संक्रमण होने से रोकती है या वायरस से संक्रमित होने से रोकती है। फिर ये जो ट्रांसफेरेंस है, तो ट्रांसफेरेंस में क्या होता है? ये रुधिर में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन्स होते हैं जो रोगाणुओं की वृद्धि करने से रोकते हैं, यानी रोग के अणुओं को बढ़ने नहीं देते हैं, उनको रोकते हैं।
तो ये तो सारा कुछ प्रथम रक्षात्मक स्तर या फिजिकल बैरियर या शारीरिक अवरोध के अंतर्गत मैंने बताया। अब दूसरे स्तर की सुरक्षा या स्वाभाविक प्रतिरक्षा को देख लेते हैं। तो सुरक्षा का पहला स्तर पूर्णतः अभेद नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से वो सूक्ष्म जीवों को रोक पाने में सक्षम नहीं होता है। इसीलिए कुछ रोगाणु इस स्तर को पार कर शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। इसीलिए इनको नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में एक दूसरा स्तर होता है, यानी एक दूसरा सुरक्षा का स्तर पाया जाता है, जिसे कोशिकीय अवरोध या अविशिष्ट प्रतिरक्षा या स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहा जाता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के श्वेत रुधिराणु और रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं। यह स्तर कैसे काम करता है अथवा इसकी प्रोसेस कैसे होती है, चलिए जान लेते हैं। तो पहला है इसमें भक्षण सुरक्षा तंत्र या फैगोसिटिक डिफेंस सिस्टम। तो मैंने रुधिर वाले भाग में या रुधिर वाले वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि रुधिर में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और रुधिर प्लेटलेट्स। तो इनमें से जो श्वेत रुधिराणु हैं, इसके मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल विषाणुओं और गंदगी को खा लेते हैं। यानी जो श्वेत रुधिराणुओं में WBC में जो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, ये विषाणुओं अथवा वायरस और गंदगी को खा लेते हैं। इस क्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है, फाइगोसाइटोसिस। और इन कोशिकाओं को फाइगोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है या फाइगोसाइट्स कहते हैं। बता दें कि इन कोशिकाओं की खोज मेचनिकोफ ने की थी। मेचनिकोफ वैज्ञानिक को किसकी खोज की? फैगोसाइट्स की खोज की थी। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये हमारे खून में घूमते रहते हैं और घूमते हुए ही रोगाणुओं को खाते रहते हैं या भक्षण करते रहते हैं। इसीलिए इन्हें गश्ती सुरक्षा इकाई कहा जाता है, गश्ती सैनिक कहा जाता है या मोबाइल डिफेंस यूनिट्स भी कहते हैं इनको। गश्ती सुरक्षा या गश्ती सैनिक अथवा मोबाइल डिफेंस यूनिट कहा जाता है। तो ये जो शरीर की सुरक्षा और सफाई का काम करते हैं, यानी ये जो होते हैं ये शरीर की सुरक्षा और सफाई का काम करते हैं। मोनोसाइट्स ऊतक में जाकर के माइक्रोफेज कोशिकाओं में ये जाते हैं और ये कोशिकाएं विषाणुओं जीवाणुओं का भक्षण करती रहती हैं, यानी जो रोगाणु होते हैं उनको खाती रहती हैं। इन्हें भ्रमणशील माइक्रोफेज कहते हैं। कौन से? तो भ्रमणशील माइक्रोफेज होते हैं, अथवा अंग्रेजी में कहें तो वंडरिंग माइक्रोफेजेस कहलाते हैं, वंडरिंग माइक्रोफेजेस। फिर दूसरा है शोथ प्रक्रिया या प्रदाह अवरोध या इन्फ्लामेटरी बैरियर कहा जाता है। तो चोट लगने या कटने पर या किसी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर ये रोगाणु या अथवा कहें तो विषाणु शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। जैसे हमारे चोट लगी या कहीं कट गए, क्षतिग्रस्त हो गए, तो जो रोगाणु होते हैं शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। उस समय यह काम करता है। मतलब जब हम कहीं कट जाते हैं, चोट लग जाती है या कहीं घाव हो जाता है, तो प्रदाह अवरोध या शोथ प्रक्रिया का काम शुरू हो जाता है। तो ये रोगाणुओं को अंदर जाने से रोकते हैं। आप लोगों को यहीं पर बताते चलें कि चोट लगने वाले स्थान पर तथा उसके आसपास सूजन आने की अवस्था को ही प्रदाह या शोथ कहा जाता है। यानी जहाँ पर चोट लग जाती है, उसके आसपास सूजन आ जाती है, उसी अवस्था को प्रदाह अथवा शोथ कहा जाता है। फिर अगला है इंटरफेरॉन। तो वायरसों द्वारा संक्रमित कोशिकाएं विशेष एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं। जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं वे विशेष एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करती हैं और उनका स्राव ऊतक द्रव में करती हैं। जो एंटीवायरल प्रोटीन बनती है उसका स्राव टिश्यू फ्लूइड में करती हैं। तो यही एंटीवायरल प्रोटीन क्या कहलाती है? इंटरफेरॉन कहलाती है। इसी एंटीवायरल प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहा जाता है। इंटरफेरॉन स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो इंटरफेरॉन होती है ये स्वस्थ की जो पोषक की कोशिकाएं होती हैं उसे वायरल संक्रमण से रोकती हैं। इंटरफेरॉन्स की खोज आइजैक तथा लिंडेमान नामक विषाणु विज्ञानियों ने सन 1957 में की थी। आइजैक और लिंडेमान ने इंटरफेरॉन्स की खोज की। इसके बाद है मारक कोशिकाएं। तो ये विशेष लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं
जो रोगाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, यानी जो रोगाणु से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कर देती हैं। अब आते हैं प्रतिरक्षा के दूसरे भाग, इम्यूनिटी के दूसरे भाग उपार्जित प्रतिरक्षा पर। तो ये अंतिम भाग होता है। कभी कभी रोगाणु प्रथम और द्वितीय दोनों स्तरों की प्रतिरक्षा को भी पार करके संक्रमण स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि प्रथम और द्वितीय स्तर दोनों स्तरों को पार कर लेते हैं, और जब पार कर लेते हैं तो संक्रमण फैला देते हैं। अब उस समय तीसरे स्तर प्रतिरक्षा की जरूरत पड़ती है, यानी विशिष्ट प्रतिरक्षा की जरूरत पड़ती है, या कह लीजिए उपार्जित प्रतिरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो इसमें प्रत्येक प्रकार के रोगाणुओं, चाहे वो विषाणु हो चाहे जीवाणु हो, उससे उत्पन्न एंटीजन को अलग अलग पहचान कर उसको नष्ट करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग होता है। इस स्तर पर विषाणुओं, रोगाणुओं या उनसे उत्पन्न विष पदार्थों के दुष्प्रभाव को शीघ्रता से नष्ट करके शरीर को तीव्र सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है।